नमस्कार दोस्तों, विद्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन, तो इस चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912, 12 अक्टूबर 1914, 15 अक्टूबर 1916, 20 अक्टूबर 1918। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर 1912 को। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए उन्नाव उत्तर प्रदेश में। कहाँ इसका जन्म हुआ? उन्नाव उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, कविता, जीवनी। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेखक के अनुसार प्रगतिशील आलोचक का विकास किसके ज्ञान से होता है? लेखक के अनुसार प्रगतिशील आलोचक का विकास किसके ज्ञान से होता है? साहित्य की परंपरा, धर्म की परंपरा, राजनीति की परंपरा, इतिहास की परंपरा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साहित्य की परंपरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किसमें संभव है? सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी और अराजकतावादी व्यवस्था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान संभव है। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है विद्या हब। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखने को मिलेगा लगातार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया? भारत, एथेंस, यूनान, मिस्र, चीन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एथेंस, यूनान। जिसकी सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया वो कौन सा देश था? वो था एथेंस। एथेंस, यूनान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? वो रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है, रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामविलास शर्मा को कौन सी पुस्तक पर साहित्य अकादमी मिला? निराला की साहित्य साधना, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा और समाज। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यूरोप में। एथेंस कहाँ पे है? यूरोप में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? भाग्यशाली मनुष्यों की, प्रभावशाली मनुष्यों की, प्रतिभाशाली मनुष्यों की और पूंजीपति मनुष्यों की। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी प्रतिभाशाली मनुष्यों की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, जारशाही कहाँ थी? रूस में, फ्रांस में, नेपाल में, चीन में। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए रूस में। जारशाही व्यवस्था कहाँ थी? तो वो रूस में थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? 1916, 1917, 1921, 1925। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, लेखक
के अनुसार साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? लेखक के अनुसार साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, स्वाधीन, अधीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वाधीन। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विच्छिन्न का अर्थ क्या है? विच्छिन्न का अर्थ क्या है? जुड़ा हुआ, टूटा हुआ या अलग, नया, पुराना। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, टूटा हुआ। विच्छिन्न का अर्थ क्या होता है? टूटा हुआ या फिर अलग अलग, अलग हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन, आधुनिक, नवीन, मध्यम। तो 16 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अति प्राचीन। आदिम का क्या मतलब होता है? अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? किस देश में सबसे अधिक जातियां? भारत, अमेरिका, जापान, रूस। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, भारत। किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, चित्रकार। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, नाटककार। शेक्सपियर कौन थे? वो एक नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बायरन किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो वो एक अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? पाश्चात्य संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, महानगरीय संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन संस्कृति। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? तो वो प्राचीन संस्कृति से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 30 मई 2000 ईस्वी, 15 जून 2002, 10 फरवरी 2005, 20 मार्च 2008। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 30 मई 2000 ईस्वी को रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई? 30 मई 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है विद्या हब, ठीक है। क्लास 10 के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड चैनल है। आपको इसमें क्लास 10वीं से संबंधित आपको हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण वीडियोस देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, प्रेमचंद और उनका युग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से संकलित है? तो वो परंपरा का मूल्यांकन एक पुस्तक का नाम है, उससे लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस भाषा विभाग में अध्यापन का कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। रामविलास शर्मा ने लखनऊ में किस विभाग में अध्यापन का कार्य किया, यानी वहाँ पे अध्यापक थे, तो वो अंग्रेजी विभाग के थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? पूछा गया है तार सप्तक, ध्यान रखना। अज्ञेय है, रामविलास शर्मा, निराला, मुक्तिबोध। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको कहते हैं सच्चिदानंद स ही व अज्ञेय, स ही व अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया, रामविलास शर्मा ने तार सप्तक में एक कवि के रूप में कब शामिल हुए? तार सप्तक में एक कवि के रूप में कब शामिल हुआ था? 1942, 45, 1950, 1955। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1943 में शामिल। तार सप्तक में रामविलास शर्मा तार सप्तक में कब शामिल हुए? तो वो 1943 में शामिल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, कर्म युद्ध, द्वंद्व युद्ध। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ग युद्ध। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? वर्ग युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है,
साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? जो जनता के हितों को प्रतिबिंबित करे, जो राजाओं की प्रशंसा करे, जो केवल मनोरंजन करे, जो कठिन भाषा में हो। 27 का, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो जनता के हितों को प्रतिबिंबित करे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी क्या स्वीकार की गई है? सापेक्ष स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता, आर्थिक दासता, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष स्वाधीनता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, सापेक्ष स्वाधीनता। अगला प्रश्न है, वर्जिल किस भाषा के कवि हैं? वर्जिल किस भाषा के कवि हैं? लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। वर्जिल किस भाषा के कवि हैं? लैटिन भाषा के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो केवल पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए। तो उनके लिए साहित्य परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी, सामंतवादी, समाजवादी, मिश्रित। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी में। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो वो समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अविच्छिन्न प्रवाह का अर्थ क्या है? अविच्छिन्न प्रवाह का अर्थ क्या है? निरंतर यानी बिना रुके, रुक रुक कर, धीरे धीरे, तीव्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, निरंतर बिना रुके। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 3 खंडों में। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में रचित है। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? वो है रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार ने मिला है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस संस्थान का निदेशक बनाया गया था? KM हिंदी संस्थान, साहित्य अकादमी, नागरिक प्रचारिणी सभा, राष्ट्रभाषा परिषद। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, KM हिंदी संस्थान के लिए उन्हें निदेशक बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत की तुलना किस देश से की जा सकती है? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, चीन। सही जवाब होगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ से। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत की तुलना किस देश से की जा सकती है? तो वो सोवियत संघ से की जा सकती है। सोवियत संघ यानी रूस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है? नगण्य, नकारात्मक, निर्णयात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्णयात्मक। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है? निर्णयात्मक, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किसे सबसे ज़्यादा होना चाहिए? साहित्यकारों को, नेताओं को, आम जनता को, व्यापारियों को। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, साहित्यकारों को। परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा किसे होना चाहिए? साहित्यकारों को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन कहाँ हुआ? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं और साथ ही में सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो ये गलत बात है। आपके लिए इतने सारा मेहनत करते हैं तो आपके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए अपने प्यारे चैनल विद्या हब को, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? रामविलास शर्मा,
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक ने निबंध में वाल्मीकि और व्यास की तुलना किससे की है? वाल्मीकि और व्यास की तुलना किससे की है निबंध में? होमर से, शेक्सपियर से, मिल्टन से, शैली से। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, होमर से। ऑप्शन नंबर ए, होमर से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह चलती है जैसे समाज में। यह किस पाठ की पंक्ति है? यह एक वीवीआई सवाल है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह चलती है जैसे समाज में चलती है। तो यह पाठ, जो यह पंक्ति है वो किस पाठ की है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन, नखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन का है। किसका है ये? परंपरा का मूल्यांकन का। परंपरा का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातीय अस्मिता का संपूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में होता है? पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद में। जातीय अस्मिता का संपूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में होता है? समाजवाद में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साहित्य की धारा का मोड़ना किसके वश में नहीं है? साहित्य की धारा का मोड़ना किसके वश में नहीं? आम आदमी, लकीर के फकीर, क्रांतिकारी, प्रतिभाशाली, मनुष्य। सही जवाब होगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लकीर के फकीर। साहित्य की धारा का मोड़ना किसके वश में नहीं है? लकीर के फकीर का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध रामविलास शर्मा का है? परंपरा का मूल्यांकन, नखून क्यों बढ़ते हैं, मछली, शिक्षा और संस्कृति। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परंपरा का मूल्यांकन। इसके निबंध के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ विश्वविद्यालय। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे? लखनऊ विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निबंध में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, राजनीति, समाज, साहित्य और चेतना, अर्थशास्त्र। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, साहित्य और चेतना के लिए। साहित्य और चेतना के लिए निबंध में भौतिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किया गया। किसके लिए? तो साहित्य और चेतना के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति की रक्षा में किन महाकाव्यों की विशेष भूमिका है? रामायण, महाभारत, कामायनी और साकेत, गोदान, गबन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, रामायण और महाभारत का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परंपरा का अर्थ क्या है? परंपरा का अर्थ क्या है? पुरानी चीजें, विरासत, या जो पीछे से चला आ रहा हो, नई खोज, अंधविश्वास। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, विरासत, जो पीछे से चला आ रहा हो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस युग के महत्वपूर्ण आलोचक हैं? रामविलास शर्मा किस युग के महत्वपूर्ण आलोचक हैं? छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, भारतेंदु युग, प्रयोगवादी युग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवादी युग। रामविलास शर्मा किस युग के आलोचक रहे हैं? तो वो प्रगतिवादी युग के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। ठीक है, तो और अब बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, महत्वपूर्ण ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। इन लेखक का जन्म कहाँ हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव यूपी में। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा का। और अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। साहित्य की परंपरा का ज्ञान किस व्यवस्था में अनिवार्य है? समाजवादी व्यवस्था। एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में। जाटशाही का शासन कहाँ था? रूस में। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है। साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? वर्ग युद्ध। बैरन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी के। और
12 नंबर का सवाल है, रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में। लेखक ने तार सप्तक का संपादन किसके साथ किया? अज्ञेय के साथ किया। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो निबंध है। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? 30 मई 2000 ईस्वी को। और अगला क्वेश्चन है, वर्जिल किस देश या भाषा के कवि थे? तो वर्जिल किस भाषा के कवि हैं? तो वो लैटिन भाषा के कवि हैं। और किस देश के हैं? तो वो रोम के हैं। देश रोम है, भाषा लैटिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। किस देश में पहले मिस टाइपिंग में यहाँ पे बात कर सकते हैं, पहले लैटिन है तो लैटिन पहले, यहाँ देश की जगह पे भाषा होना चाहिए था। किस देश में बहुजातीयता भारत के समान है? सोवियत संघ। तो वर्तमान समय में सोवियत संघ को रूस कहते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान क्यों आवश्यक है? साहित्य में युग परिवर्तन के लिए। रामविलास शर्मा किस विषय के प्रोफेसर थे? तो वो अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर थे। ठीक है। और लास्ट सवाल है यहाँ पे, परंपरा का मूल्यांकन में लेखक ने किन कवियों का उल्लेख किया है? वाल्मीकि, व्यास, होमर, शेक्सपियर सबका उल्लेख किया है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो आपके दोस्त हैं उसमें भी ज़रूर शेयर कीजिए, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इस तरह का और भी वीडियोस देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।